नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच आज भी जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। दोनों सदनों में विधायी कामकाज नहीं हो सका है, आज भी है। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा नोटिस देना जरूरी होता है, क्योंकि जिस सदन के सदस्य हैं वही उसमें नोटिस दे सकते हैं। नोटिस को पहले राज्यसभा में पेश करना होता है। ये निश्चित तौर से लोकसभा में नहीं बल्कि राज्यसभा में ही पहले इसको पेश करना होता है। नोटिस पर राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी है। कम से कम 50 सदस्यों के साइन के साथ ही नोटिस दिया जा सकता है। ये एक तरीके से नियम और प्रावधान है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो नोटिस देने से कम 14 दिन का एक तरीके से नोटिस का समय भी होना चाहिए, और नोटिस भेजा जाता है राज्यसभा के सचिवालय को, जो कि आज दिया गया है विपक्षी सदस्यों के माध्यम से। कम 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। तो आज अगर ये नोटिस दिया गया है तो इसकी विधायी कामकाज के लिए 14 दिन का एक पूरा समय चाहिए होता है। ये व्यवस्था पहले से ही है और ये नियम भी कहता है। राज्यसभा में सामान्य बहुमत से पारित होना जरूरी, क्योंकि जो नोटिस दिया गया है वो राज्यसभा में जब प्रस्ताव के तौर पे आएगा तो सामान्य बहुमत से पारित होना जरूरी। सामान्य बहुमत का मतलब ये होता है कि उस वक्त सदन में मौजूद जितने भी संख्या में सांसद हैं उनका आधे से ज्यादा उनका द्वारा समर्थन उस प्रस्ताव को मिलना जरूरी है। उसके बाद में पास होने के बाद, राज्यसभा से पास होने के बाद विशेष भी विपक्ष का अविश्वास दांव, क्योंकि राज्यसभा में सभापति के खिलाफ विपक्षी नेता अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, तो विपक्ष का अविश्वास दांव है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संदीप त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस के। इसके अलावा स्नेहलता श्रीवास्तव जी, जो कि पूर्व महासचिव हैं लोकसभा की। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हैं, और बहुत जल्दी ही बीजेपी से हमारे साथ चारू प्रज्ञा जी भी जुड़ेंगे। आप तीनों का स्वागत है। और शुरुआत संदीप जी आपसे ही, क्योंकि क्या कुछ ऐसा हो गया कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये पहली बार है कि सभापति के खिलाफ पहली बार विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है? क्या बड़ी वजह आप लोगों ने गिनाई है उसमें? इसी का परिणाम है कि लाइन है, उससे अपनी बात की शुरुआत करूंगा। चाहे 53 करोड़ से अधिक वंचितों का बैंक खाता खुलना हो बिना बिचौलियों के, डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का थोड़ा सा पैसा सीधा लाभार्थियों के खाते में पहुंचाना हो, 4 करोड़ भारतीयों को पक्का घर मिलना हो, 10 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन मिलना हो, 12 करोड़ से अधिक घरों को नल से जल की सुविधा उपलब्ध करानी हो, 11 करोड़ से अधिक शौचालय निर्माण हो, अथवा देश के करोड़ों गरीबों और बुजुर्गों के खिलाफ जिस तरीके का उनका। संदीप जी, आपकी आवाज बेहतरी से नहीं आ रही। मैं आता हूं आपके पास में। स्नेहलता जी का रुख करते हैं। स्नेहलता जी, क्योंकि आप लोकसभा में महासचिव के तौर पे अपनी जिम्मेदारी निभा चुकी है, ऐसे में नियम क्या कहता है? किस नियम के आधार पे और किस तरीके से अब यहां से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? क्योंकि जो सामान्य समझ है उसमें यही कि 50 साइन कम से कम होने चाहिए और 14 दिन का नोटिस होना चाहिए। बाकी विस्तार आप दे दीजिए इस बात को। स्नेहलता जी, यहाँ ये उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 के आम आवाज की दिक्कत है, मुझे लग रहा है 48,683 तथा 2024 में 48,000 जो राज्यसभा के चेयरमैन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनको हटाने के लिए एक रिजोल्यूशन लाया जा सकता है। और जैसा आपने बताया कि 50 लोगों के हस्ताक्षर से ये रिजोल्यूशन अपोजिशन पार्टी ने दिया है, तो इसमें जो भी जब इस संकल्प पे अगर चर्चा होती है और उस समय जो भी सदस्यों की संख्या है उसका 50% जो संख्या है उससे इस संकल्प को निकालना होगा। मतलब जब मूव होगा तो यदि वोटिंग होती है तो सपोज करिए कि आज 231 सदस्य हैं, तो 116 सदस्यों की सहमति वोटिंग के समय मिलना आवश्यक है। और जब ये राज्यसभा से पास हो उसके बाद में ये संकल्प लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। इसका मतलब ये है कि लोकसभा में जो भी सदस्य उस समय उपस्थित हो उनमें जो मेजॉरिटी आएगी उससे वो राज्यसभा के संकल्प से अगर एग्री करते हैं तो फिर ये संकल्प पारित माना जाता है जी। जो एक मुख्य मुद्दा है वो ये है कि 14 दिन का नोटिस आवश्यक है। ये संविधान में ही दिया गया है, और ये 14 दिन का नोटिस के लिए जो सेशन अभी बचा है वो 14 दिन का नहीं है जी। तो लेटर कहते हैं, मतलब लेटर एक चीज है जिसमें सबको स्पष्ट है कि 14 दिन नहीं हो रहे हैं, पर ऐसे कोई प्रेसिडेंट हैं जब यदि इस सेशन में 14 दिन नहीं होते हैं तो वो अगले सेशन में
14 दिन की गणना में लेकर के चर्चा की गई है। ये एक प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट का और चेयरमैन के रिमूवल का कोई प्रेसिडेंट नहीं है। आज तक कभी ऐसा संकल्प नहीं लाया गया है। स्नेहता जी, यहीं पे आपसे इस बात का मैं समझना चाहता हूं कि आपने जो 14 दिन का जिक्र किया, तो इस सत्र के बचे हुए 10 दिन और जब भी अगला सत्र आहूत होगा उसके शुरुआती 4 दिन क्या इस तरह से जोड़ा जाएगा, या उस नए सत्र के ही शुरुआती 14 दिन को जोड़ा जाएगा? उसकी व्यवस्था को लेकर या जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में क्या आप बताना चाहेंगी? नहीं, जैसे संकल्प अभी इस सेशन में दिया गया है जी, तो यदि इसको हम प्रावधान के हिसाब से देखें तो ये संकल्प जैसे ही ये सेशन खत्म होगा इलैप्स हो जाएगा, क्योंकि 14 दिन नहीं बचे। ठीक है जी, परंतु यदि आप कोई प्रेसिडेंट देखें तो ऐसा प्रेसिडेंट मिल सकता है कि कोई रेजोल्यूशन इस सेशन में आया था और उसमें 14 दिन से कम दिन बचे थे, तो जो शेष दिन है वो अगले सेशन में लेकर के उसे 14 दिन माना गया। तो ये प्रेसिडेंट की बात है, ये लोकसभा राज्यसभा के सचिवालय में मौजूद होगी। परंतु जहां तक वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन राज्यसभा के रिमूवल की बात है तो ये अपने आप में पहला ही केस है। ठीक है मैम, आप जी नहीं मिलेगा। ठीक है मैम, आप हमारे साथ बनी रहिए। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनंत जी, अविश्वास का दांव कहीं विपक्ष इस लिहाज से चल रहा है, उसको भी सारे अंक गणित पता है, 14 दिन का नोटिस की व्यवस्था उसको पता है, सारी चीजें पता है, उसके बाद भी ये प्रयास करना, क्या ये महज एक राजनीति है या किस प्रकार की स्थिति को आप देखते हैं अनंत जी? नहीं, ये तो सिर्फ देखिए, ये नैरेटिव पर कब्जे की लड़ाई है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान, मतलब लोकसभा चुनाव के समय से ही नैरेटिव की लड़ाई इस देश में आरंभ हुई, जब संविधान का मसला लगाया गया और उसके बाद उसमें सफलता मिलने के बाद श्रीमान राहुल गांधी जी ने अडानी को मुद्दा बना लिया। अभी आपके चैनल पर ही प्रियंका जी कह रही थी 10:30 से 11 बजे तक हम लोग काम करते हैं, अंदर कोई काम नहीं करने देता है। पूरा देश देख रहा है कौन काम करना चाहता है, कौन काम करना नहीं चाहता है। ऐसे में आज जिस प्रकार से सभापति महोदय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मुझे जहां तक याद पड़ता है कि इन लोगों ने हरिवंश जी के खिलाफ भी एक नोटिस दिया था पिछले कुछ समय पहले जी। तो ये सब लोग सीरियस नहीं होते हैं। इनको लगता है कि किसी सूहे के दम पर डेमोक्रेसी को चलाया जाए, ऐसे चलता नहीं है। अगर आपको गंभीरता पूर्वक उपराष्ट्रपति या सभापति राज्यसभा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करना था तो नियम कानून के हिसाब से आप नोटिस देते, संजीदगी से ये काम करते और उसके बाद उनके खिलाफ वो बहस होती। लेकिन आप बहस में बैठना कहां चाहते हैं? आप तो सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भी कहेंगे कि पहले अडानी पे बहस करा लो, फिर इस पर बहस कराना जी। तो अभी जो है कांग्रेस पार्टी के जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, वो जिस प्रकार की हरकतें संसद परिसर में कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि संसद की जो गरिमा है, संसद की जो मर्यादा है, संसद की जो परंपरा है, पिछले 75 वर्षों की संविधान का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, तो उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जिस प्रकार से वो वीडियो बनाते हैं दो मुखौटे में, मतलब संसद ना हो गया, ये प्रहसन का मंच हो गया। कोई नाटक खेला जा रहा है क्या यहाँ? आपको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप जनता की समस्याओं को संजीदगी के साथ उठाना चाहते तो ये उठाते। ठीक है, वो स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही क्योंकि विधायी कामकाज भी हो नहीं रहा है, संवाद और चर्चा तो दिखाई नहीं पड़ रही है सदन में। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ में कांग्रेस के नेता मौजूद है। संदीप जी, सवाल यही है कि विपक्ष इस कदम के बावजूद भी बहुत गंभीर नजर नहीं आ रहा। क्या महज एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है या फिर आप गंभीर हैं इन सब विषय को लेकर? संख्या बल हो या नियम कायदे हो, सबके आधार पर तो स्थिति दूसरी दिखाई पड़ती है। संदीप जी। सर, हमने अभी अपनी बात की शुरुआत की, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं बात नहीं रख पाया। मैंने यही कहा कि वो बड़े बेदाग बने टहलते थे, हमने कहा क्यों ना इन्हें थोड़ा सा आईना दिखाया जाए। तो आज जिस तरीके से धनगर जी, दो मुद्दे, किसान का मुद्दा भी पिछले जब इस तरीके की मामले चल रहे थे कांग्रेस ने उठाने की कोशिश की, धनगर जी ने नहीं उठाने दिया। आज वही धनगर जी मुंबई के जो है सेमिनार में वही बात बोलते हैं जो कांग्रेस उस समय उठाना चाह रही थी। मतलब कांग्रेस का वैलिड जो है टॉपिक था, लेकिन आपने नहीं उठाने दिया। तो धनगर जी लगातार एक मुद्दा और में जो महत्वपूर्ण बात है,
भाजपा के सांसद सदस्यों ने एक स्थगन प्रस्ताव दिया जॉर्ज सोरोस के मसले पर। वही जॉर्ज सोरोस जो कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लगभग 100 करोड़ रुपए चंदा उन्होंने दिया। ऐसे जॉर्ज सोरोस के मामले पर उन्होंने एक जो है स्थगन प्रस्ताव दिया भारतीय जनता पार्टी को। उसको जो है धनखड़ जी ने अब जो स्वीकार नहीं किया। उसके बाद पता नहीं किसका फोन आता है सर, क्या वजह होती है, 1.5 घंटे से ज्यादा जो है माननीय सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को बिना किसी नियम के उसी मुद्दे पर बुलवाया जाता है। ये क्या है सर? या तो आप स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लेते, आप चर्चा कराते। तो उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, उनका हक था, उसको स्वीकार कराते, आप चर्चा कराते। लेकिन नहीं, आप इसलिए कि अगर आप यहाँ पर स्वीकार कर लेते तो कांग्रेस के उस स्थगन प्रस्ताव को भी। ठीक है संदीप जी, आप जो बात कह रहे हैं वो ये सीधे तौर पे कि जो चेयर है वो नियम का अवहेलना कर रही है और आपके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार यानी विपक्ष के साथ में कर रही है, क्योंकि चारू प्रज्ञा जी को जुड़ना था, बीजेपी के प्रवक्ता, वो फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, मैं उनकी तरफ से तो नहीं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अनंत विजय जी हैं, उनका मैं रुख करता हूं। स्नेहलता मैम जी, मैं आता हूं आपके पास में। अनंत जी, जो ये बात कह रहे हैं, क्या अगर वो संविधान की दुहाई देकर लगातार चलने की बात होती है तो क्या फिर विपक्षी सांसदों को भी उस व्यवस्था का पालन सम्मान करने की एक जरूरत नहीं है, जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, जो संवैधानिक परंपराएं हमारी हैं? देखिए, मुझे लगता है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की जितनी है उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। ये टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, ये कोई नहीं समझ रहा है। ये लोग जनता की बात करते हैं लेकिन जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। पहले सप्ताह में 65-62 मिनट काम हुआ सिर्फ लोकसभा में। ये क्या दर्शाता है? ये विपक्ष, सत्ता पक्ष तो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है कि हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करना चाहते हैं, आप आइए। लेकिन जब विपक्ष ने नहीं किया और लगातार वो अडानी करने लगे, तब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने क्या कहते हैं उसको, प्रति आक्रमण किया और उन्होंने सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के संबंधों की दुहाई देनी शुरू कर दी संसद भवन में। कल से ये मुद्दा संसद भवन में जॉर्ज सोरोस को लेकर जिस प्रकार से गरमाया है और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी उससे तिलमिलाई हुई है, ये अडानी और सोरोस आमने सामने हो गए। लेकिन ये बहुत गंभीरता से पक्ष को और विपक्ष को दोनों को सोचना होगा कि सोरोस और अडानी की लड़ाई में जनता के मुद्दे कहां हैं। बिल्कुल, ये बहुत ये बातें करता था कि हम महंगाई पर, बेरोजगारी पर, जनता पर, इस पर असल में क्या है, असल में क्या है, विपक्ष को ये सूट कर रहा है। आर्यन जी, अगर आप देखें तो विपक्ष को जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, जिस प्रकार से उनके नेता निरंतर राहुल गांधी को नेता नहीं मानने, बल्कि राम गोपाल जी ने तो यहां तक कह दिया कि खड़गे जी हमारे नेता हो सकते हैं, राहुल गांधी हमारे नेता नहीं है। आज वो कह रहे हैं कि ऐसे देश का नेतृत्व करने वाले तो 50 लोग यहां पर हैं। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी के नेतृत्व को INDIA गठबंधन में चुनौती मिल रही है, चाहे वो ममता बनर्जी से हो, चाहे वो शरद पवार जी से हो, चाहे वो ये अपने समाजवादी पार्टी से हो, तो कांग्रेस पार्टी को ये सूट करता है कि वो एक ऐसा मुद्दा उठाए जिसमें ये सब नैरेटिव पीछे चला जाए। लेकिन जाएगा, इसमें मुझे संदेह है। बिल्कुल। स्नेहलता जी हमारे साथ में मौजूद है। स्नेहलता जी, आपसे समझना चाहते हैं कि जो ये नोटिस दिया गया है मौजूदा समय में, ये राज्यसभा सचिवालय के पास में है, इस पर फैसला कौन लेगा? क्या सभापति इस पे फैसला लेते हैं या उपसभापति इस पे फैसला लेंगे कि इस पे आगे काम कैसे होगा? क्या इसको स्वीकार या अस्वीकार करने की भी व्यवस्था है या किस प्रकार का नियम है? इसको आप क्या कैसे सामने रखना चाहेंगे आप? नहीं, चूंकि सभापति के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया है तो उपसभापति इस मामले में डिसाइड करेंगे और राज्यसभा सचिवालय के पास जो प्रेसिडेंट हैं, जो भी उनके पास मटेरियल है और प्रावधान है, उनके साथ में वो केस को प्रस्तुत करके और हाउस में उस पे निर्णय लिया जाएगा। जी, क्या इसको स्वीकार करने, इस नोटिस को स्वीकार करने या अस्वीकार करने को लेकर भी कोई स्पष्टता है या फिर नियम कायदों के आधार पर अब सचिवालय तय करेगा इसको? नहीं, नियम के आधार पर रिजोल्यूशंस बहुत सारे दिए जाते हैं और हर रिजोल्यूशन को मोशन में बदल करके चर्चा कराई जाए, ऐसा संभव नहीं होता और ना ऐसा होता है। तो यदि वो सारे प्रावधानों को पूरा करता है और जिस तरह का संविधान में आर्टिकल में प्रावधान है, उनको देखते हुए ही रिजोल्यूशन के ऊपर
निर्णय हाउस में लिया जाएगा। जी, जब तक इस पे मैम फैसला नहीं होता है तो क्या ये 14 दिन ये इसमें काउंट किए जाएंगे? और दूसरा चीज ये कि अगर ये 14 दिन की एक समय सीमा की शुरुआत हो गई है तो क्या सभापति जो एक इसके बारे में कहा गया कि साहब जब तक विचाराधीन होता है मामला वो चेयर में सदन की अध्यक्षता नहीं करते, इसको लेकर भी कुछ आप स्पष्ट करना चाहेंगे? नहीं, अभी तो नोटिस दिया है। इस नोटिस देने की अवधि है 14 दिन पहले देने की अवधि। नोटिस स्वीकार करने का तो जिस दिन चर्चा के लिए तय होगा उसी दिन ये तय होता है कि जब उसका कार्यसूची निकलती है कि किस किस मुद्दे पे चर्चा होगी, तब पता चलता है कि वो संकल्प अगर में चर्चा करने के लिए संकल्प स्वीकार नहीं होगा, संकल्प पे चर्चा करने की जो स्वीकारता होगी वो तय होगी जी। तो नोटिस देने की अवधि है 14 दिन, और इस 14 दिन के नोटिस के बाद में जो राज्यसभा है वो ये तय करेगी कि ये संकल्प नियमों और प्रावधानों के अनुसार है और यदि है तो किस दिन चर्चा होगी। ठीक है जी। टेक्निकल ग्राउंड पे तो वैसे दिखता है कि अमान्य हो सकता है, बिकॉज उसमें 14 दिन पूरे नहीं हो रहे हैं और ये सेशन समाप्त होते ही ये रेजोल्यूशन लैप्स माना जाएगा। ठीक है मैम। अनंत जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपको लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं पे लगातार विपक्ष चोट करता रहा है और ये लंबे समय से हमने देखा है, इस समय सभापति की चेयर पर इस प्रकार से अविश्वास रखना, ये भी उस प्रकार की एक राजनीतिक बड़ी कोशिश के तहत देखा जा सकता है इसको? ये विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी आदत में पिछले 15-17 सालों में शुमार कर दिया है कि वो जो उनको शूट नहीं करता, जो सूट नहीं करता उसके खिलाफ जो है वो सवाल उठाते हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो या मैं तो साहित्य संस्कृति से भी जुड़ा हुआ हूँ आर्येंद्र, आप जानते हैं, तो तमाम साहित्यिक संस्थाओं पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, और वो ये भूल जाते हैं कि इन सारी संस्थाओं की उन्होंने जो दुर्गति की थी अपने कार्यकाल में उसका क्या हुआ था। चुनाव आयोग पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, आप याद करिए। और अभी तो आप उपसभापति की बात कर रहे हैं, नजमा हेपतुल्ला जी की जो किताब आई है उसमें उन्होंने कहा है कि जब उनको कोई बड़ा पुरस्कार या बड़ा सम्मान मिल रहा था, फोन किया तो सोनिया जी ने 1 घंटे तक वेट कराया उनको। दूसरी बात मैं चुनाव आयोग की कह रहा था, चुनाव आयोग पर ये बड़े सवाल उठाते हैं कि चुनाव आयोग बहुत पार्टीशन बिहेव करता है। आपको याद है, मैं दर्शकों को आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ कि बहुत संक्षेप में कि चुनाव आयुक्त जो लोग बने उसको कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ राज्यसभा का सदस्य बनाया गिल साहब को, बल्कि मंत्री भी बनाए। तो ये चुनाव आयोग के आयुक्त बनने के बाद ऐसा होता है। और टीएन शेषन ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा। जिस टीएन शेषन की बड़ी तारीफ होती है, बड़ी प्रशंसा की जाती है, उनका भी इतिहास देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, ये ऐसे बहुत से उदाहरण मौजूद हैं जो अपने आप में दिखाते हैं कि किस प्रकार की सियासत होती रही। और लेकिन मौजूदा वक्त के हिसाब से भी इस चीज को देखना दिलचस्प होगा कि जो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया है ये आगे कैसे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर माफी चाहूंगा, वक्त खत्म हो गया सर, माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे हम आपको दिखाएंगे खबर कि इंडी गठबंधन में क्यों आखिर दरार पड़ रही है, और वजह है वहां पे कप्तानी पर तकरार लगातार बनी हुई है कि कौन इंडी गठबंधन का नेतृत्व करेगा। कप्तानी पर तकरार है, इंडी में दरार है। इस खबर पे होगी हमारी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।